वीडियो। और जैसे कि आपको पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पांचवा टेस्ट चल रहा था धर्मशाला के अंदर, हमें देखने को मिला कि कितना ही उम्दा किस्म की आज परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली इंडियन टीम की तरफ से। उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। इसी के साथ साथ जी आपको पता है रिजवान भी वलीद भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो रिजवान भाई क्या परफॉर्मेंस थी आज? आ, मैंने प्रिडिक्शन भी की हुई है, तो ये मैच जो है ना ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। पकड़ हम्म। लिया है, वो कहते हैं बचपन में एक पहलवान गिच्ची से पकड़ लेता है। तो इंग्लैंड को ना गिच्ची से पकड़ लिया, बेसबॉल बूसबॉल सारी उनके घर भेज दी है उनकी ना। प्रोग्राम खत्म है उनका, बढ़ मैं गया। कहता हूँ ठंड प्रोग्राम कर दिया, छा गया इंडिया। और एक दफा फिर मैं मतलब अपने छोटे भाई के बड़े चैनल पे आके बड़ी खुशी महसूस करूँ काफी दिनों के बाद, क्योंकि बिजी था। लेकिन यह है कि अगर हम बात करें आज के मैच के पहले दिन की, इंडिया इंग्लैंड वाले पांचवें टेस्ट के धर्मशाला के पहले दिन की, तो पूरा का पूरा डोमिनेंट पहला सेशन जो है ना वो इंग्लैंड के नाम रहा, जिसमें एक दो खिलाड़ी पे बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन उसके बाद जो जादू चला उंगलियों के जादूगरों का, कभी अश्विन कभी कुलदीप और कभी जडेजा, तो आज जो है वो बारी ले गया आपका अश्विन, कुलदीप सॉरी कुलदीप 5 विकेट 5 ले गया। कुलदीप बाजी ले गया, लेकिन अश्विन ने कहा ऐसी की तैसी नहीं, मैं भी पीछे वो पीछे चार पांच चार। लेकिन जो कुलदीप ने 5 विकेट लिए ना, वो तो अगर आप देखें तो बहुत बड़ी विकेट थी, क्योंकि उसने आपके जिसको कहते हैं जैक क्रोली, बेन डकेट हो गए, आपका जोनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स, सारी ओली पॉप, सारी बड़ी विकेट सारी आउट की। पहले 4 बंदों को उस बंदे ने आउट करके। अब देखिए ना, 100 के ऊपर एक आउट हो, बंदा पूछे इंग्लैंड को, मैं क्या बोलूं, लाल लितर वो वाला काम होना चाहिए इनके साथ के। करते तो करते क्या है, 100 पे एक आउट है और 198 के ऊपर 8, 218 के ऊपर 10 इनके आउट हो रहे हैं। बंदा पूछे, वो कहते हैं ना कि मधोल के पीस देना, ये वो बेसबॉल का ना इंडिया ने हाल किया कि मुट्ठी में डाल के इनको ऐसे निचोड़ा ऐसे। देखो ना, बात ये है, बेन डकेट साहब कह रहे थे कि हम लोग इस तरह क्रिकेट के इन्वेंटर है, हमने शुरू किया, बाकी हमें कॉपी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बाकी सारे सीख गए हैं, ये भूल गए। नहीं, ये इन्होंने बड़ी गलत बात की थी। देखिए इस क्रिकेट को शुरू करने से ज्यादा इस क्रिकेट को शुरू करने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, Yes. शाहिद खान अफरीदी। इनके अलावा अगर मैं बात करूं वरिंदर सहवाग, यस यस, फिर उस लेगेसी को अपनाया ऋषभ पंत ने। देन जिसको कहते हैं ना इंग्लैंड वालों को होश है कि ये भी क्रिकेट होता कुछ ये था कि हर टीम में एक एक लड़का होता था, इंग्लैंड के सब लड़के इस चीज के ऊपर आ गए। और इनका सबसे बड़ा फेलियर मेरी नजर के अंदर ये है कि ये लोग कंडीशन को अडॉप्ट नहीं कर रहे। ये समझते हैं कि बेसबॉल जो है पाकिस्तान में कामयाब है, इसका मतलब है इंडिया, बांग्लादेश, लंका हर जगह कामयाब होगी। भाई साहब, पाकिस्तान ने आपको आपके मतलब की पिचेस दी थी, हम तो बेवकूफ है, हमने आपको वाली पिचेस दे दी। साफ सी बात है, आप अपने घर के अंदर कामयाब हो गए, आप वहां पे ऐसी पिचेस बनाते हो, आप कामयाब होते हो। हमने सोने पे सुहागा, आपको सब कुछ वही वाला दे दिया और हमें उल्टा पड़ गया 3-0। जाओ ना जरा कभी बांग्लादेश लंका हो जाए या इंडिया हो जाए, लगे पता जाएगा इंडिया ने जो इनका हाल किया ना, वही दोबारा ऐसे फीसा इनको पूरी की पूरी तरह। ऊपर से वही तो मैं बात कर रहा था कि इंडिया जब बॉलिंग करता है तो वो बॉलिंग पिच होती है, इंडिया जब बैटिंग करता है तो वो बैटिंग पिच हो जाती है। कमाल है। अब इस चीज में अगर आपने गौर किया हो आज के मैच के अंदर, इंग्लैंड वालों को ना, पता नहीं मैं क्यों वर्ड नहीं यूज करना चाहता, आप समझे, है इनको कुछ कि इनको बस मारना होता है, इनको ना बस मारना होता है। आपने आज देखा होगा रोहित शर्मा जायसवाल भी तेज खेला था, लेकिन जायसवाल सेंसिबल क्रिकेट थी। हालांकि गलती से आउट हुआ, सेंसिबल क्रिकेट थी, वेट भी कर रहे थे, अन्यवानी खेल रहे थे। जैक क्रोली पूरी सीरीज के अंदर इंग्लैंड की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की, ज्यादा 50 मारे, लेकिन ट्रिपल फिगर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। पूरी बेस बॉल जो है ये बेन डकेट और जैक क्रोली पे डिपेंड कर रही है, वही रन कर रहे और कोई रन कर नहीं रहा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल आज 3-3 छक्के मार रहा है एक ओवर के अंदर, पेल रहा है रच रच के शोएब बशीर को, बाकी बॉलर्स को, उसने तो एंडरसन को नहीं छोड़ा था और रिकॉर्ड भी उसने बना दिया कि मोस्ट रन उसने कर दिए पूरी टेस्ट सीरीज के अंदर इंडिया की तरफ से। विराट कोहली का 692 का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, सुनील गावस्कर सर के पीछे है, और इस सीरीज के अंदर वो ये भी तोड़ देगा क्योंकि अभी एक इनिंग्स पड़ी हुई है। तो वो यंग लड़का है, उसने एक साल के अंदर तबाही मचा के रख दी है। और फिर अगर बात करें इसी टेस्ट मैच की, तो रोहित शर्मा को आप देखें, क्या रोहित शर्मा तेज नहीं खेल सकता? बिल्कुल खेल सकता है, लेकिन वो तकरीबन 80 किसी भी बॉल को किसी भी टाइम स्टेडियम के पार पहुंचा दे, उसमें इतनी काबिलियत है। लेकिन उसको पता था कि भाई विकेट संभालनी है, अभी तक खड़ा हुआ है ना, पूरा सेशन ही खेला है ना, परफॉर्मेंस दिखाई है। शुभमन गिल अपनी नादानियों से आउट हो जाता है, लेकिन जिस तरीके की रोहित शर्मा ने क्रिकेट खेली है, आपके जो रूट को उसकी 10% भी खेल लेता ना, तो ये मैच बचा होता, 10% खेल लेता। इंग्लैंड को अगर मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड अगर जब वापस जाएगा ना, इंग्लैंड जब इसकी हाइलाइट्स देखेगा तो वो अपने मुंह पे थप्पड़ मारेगा कि हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग ने ये हरकतें करके आए हैं।
पहला टेस्ट मैच इंडिया ने इनको जीतने दिया, ये आसमानों पे चले गए कि नहीं यहाँ पे तो जीतना आसान है, बेस्ट बॉलिंग खेलेंगे। फिर क्या हाल हुआ आपके सामने है। आप बताएं जरा मुझे, अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो 7 साल कुलदीप यादव को डेब्यू किए हुए धर्मशाला के अंदर इसने डेब्यू किया था, वहीं पे इसने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। आज उसी ग्राउंड के अंदर खेल रहा था, फिर 5 लिया। 7 ईयर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 11 टेस्ट मैचेस, इतना बड़ा टैलेंट, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखें इतना बड़ा जादूगर एक जो है ना बॉलर इंडिया के पास है, जिसका भरपूर फायदा उठाते हैं अच्छी पिचेस बना के, स्पोर्टिंग पिचेस। अच्छा, हम ये नहीं कह सकते, आपने अभी बड़ी अच्छी बात की है कि जब इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दे बैटिंग में तो हम कहते हैं इन्होंने बैटिंग बना दी अपने लिए, बॉलिंग में बना दे तो हम कहते हैं सारों का यही हाल है। जो भी इंडिया से हारता है वो सारों को पिटना शुरू कर देते हैं जी इंडिया ने अपने। आप भी तो बैट्समैन भी लेकर गए और बॉलर भी लेकर गए हैं, तो वो क्यों नहीं चलते। बात यह है चलेगा वही जो अच्छा खेलता है, जो अच्छा खेलना जानता है, जो मेहनत करना जानता है और जो दिमाग को इस्तेमाल करता है। जो दिमाग को इस्तेमाल करेगा वो चलेगा, जो जज्बाती खेलेगा, जल्दबाजी करेगा और एक तर्ज को हर जगह पे अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, वो फ्लॉप है, वो नाकाम है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज आप इंग्लैंड की इनिंग्स को, 4 इनिंग्स को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। एक जैसी क्रिकेट हर मुल्क में कामयाब नहीं है। अच्छा, अब जरा ना इसको ना थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब हम सब ने एक वजह बतानी है इंग्लैंड के फेलियर की। इंग्लैंड हालांकि देखा जाए बड़े अच्छे अच्छे नाम है, एक एक वजह सोच लीजिए माइंड के अंदर कि आखिर क्या वजह बन रही है जो इस सीरीज के अंदर। वो देखे ना, हमने पूरी सीरीज में देखा है अच्छा स्टार्ट मिलता है, एकदम से ये लोग कोलैप्स कर रहे हैं। पूरी सीरीज के अंदर हर इनिंग्स के अंदर 9वीं इनिंग्स ही आज की कोलैप्स हुआ है। एकदम अच्छा बल्लेबाजी खेलते खेलते कोलैप्स हुआ और रुल के रह गए ये लोग। तो शमीर साहब आपको क्या लगता है कि मतलब कि कहाँ गलती कर रहे हैं? इसकी सिर्फ एक ही रीजन है जो इंग्लैंड की तरफ से मुझे नजर आ रही है, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। उसकी वजह यह है कि इनको जब शुरू में अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, ये खेलने पे आ जाते हैं, उसके बाद इनको लगता है कि अब चल गए हैं, अब वो हाथ सीधा हो गया, अब ये मारेंगे। और वो यही करते हैं। वो जिस तरह आप बात करें कि इनको मारने की पड़ी रहती है, वो देखो वो मारने के अंदर ही पूरी टीम लगी जाती है। और दूसरी रीजन जो मुझे नजर आती है ना, वो ये है कि जब इनका एक प्लेयर जाता है ना, फिर पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है। ये हमें देखने को एक दफा नहीं कई बार देखने को मिला है कि इनका सिर्फ 1-2 बंदे जाने की देर होती है, उसके बाद पूरी टीम का वो मोमेंटम बन ही नहीं पाता। रिजवान भाई जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए T20 की जो क्रिकेट है ना और ODI की क्रिकेट है, उस तर्ज पे ये क्रिकेट नहीं है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बात सेट करनी पड़ेगी। ये 5 दिन आपने खेलना और 5 दिन आप खेलेंगे। जब 5 दिन खेल लेंगे तो उसके बाद आपने देखना कि आपकी क्या हिकमत अमली एंड में होनी चाहिए। ये कर ही नहीं रहे। आपने जो पॉइंट उठाया कि, और अगर इनकी देखा जाए तो 10 की 10 इनिंग्स के अंदर पहली जो जोड़ी है इनकी ज्यादातर वन डाउन, कभी अड़ जाता है कभी ओपनिंग, 100 प्लस के ये दे रहे हैं पार्टनरशिप। फिर ये क्या करते हैं, इनके जहन में कहीं ना कहीं आता है कि यार हाँ हम अब सेट हो गए हैं, तो फिर ये उस पे चले जाते हैं टेक्निक पे कि यार अब तेज खेलना शुरू कर दो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरलेस होते हैं और जल्दबाजी में कि यार अब हम ना एवरेज बढ़ा के स्कोर जल्दी कर लें, और उसमें फिर ये मारे जाते हैं। और मुझे ये लगता है, अगर मैं अपनी बात बताऊं कि इनके सबसे बड़ा फेलियर क्या है, देखिए ये तेज क्रिकेट तो खेलते आ रहे हैं पिछले 1.5 साल से, कामयाब भी हो रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह है जो पूरे पिछले 2 से 1.5 साल तक जो उन्होंने बेसबॉल खेली है, इसके अंदर जो रूट और जॉनी बेस्टो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। वो लोग एक एंड संभाले रखते थे इस पूरी सीरीज के अंदर, सिवाय जो रूट की एक सेंचुरी जो उसने मारी है वही आई है। उसके अलावा अगर पूरी सीरीज आप 9वीं इनिंग्स चल रही है तो जॉनी बेस्टो तो 9 की 9 इनिंग्स के अंदर फ्लॉप हुआ है और जो रूट जो है वो 8 इनिंग्स के अंदर फ्लॉप हुआ है। तो वो जो चौथा 5वां नंबर एक साथ आके विकेट गिर जाती है ना, और ऊपर से वो जो ओली पोप का एक वो 190 प्लस आया उसके पास है वो भी फ्लॉप जा रहा है। तो ये तीसरा चौथा 5वां ये जो नंबर होता है ना, ये हर टीम की बैकबोन होते हैं। इंडिया के पास इस नंबर के ऊपर यंग प्लेयर्स है, शुभमन गिल है, रजत पाटीदार खेलता हुआ आते साथ आउट हो जाता था। फिर आता था जडेजा जो कि 7वें 8वें बल्लेबाजी करता था, वो ऊपर आके बल्लेबाजी कर रहा होता था। फिर सरफराज खान। तो ये जो चेंजेस होता है ना, चेंजेस करना कभी कभार बड़ा जरूरी होता है। आपने देखा कि 9 इनिंग्स तक ये नहीं चल रहे। मैं चाहूंगा कि बेन स्टोक्स आखिरी इनिंग्स जो 10वीं इनिंग्स खेलेंगे स्ट्रेस मैच की, उसके अंदर खुद नंबर 4 के ऊपर आ जाए, पहले आ जाए, खुद भी रिलैक्स होगा, पीछे विकेट्स पड़ी हुई। बेन स्टोक्स जैसे कैलिबर का बंदा इतना नीचे आएगा ये जचता नहीं। देखिए सबसे बड़ी वजह बताऊं क्या है, बेन स्टोक्स ने पहले 2 मैचेस में रन्स किए, पता चल रहा था वो प्लेयर है। अब हो क्या रहा है कि वो उसके नीचे कोई होता नहीं है, और वो जिस सिचुएशन के ऊपर आता है वो ऑलरेडी 5-6 आउट हुए होते हैं। बेन स्टोक्स अगर किसी इनिंग्स में ऊपर आएगा ना, तो वो आके जिस तरीके से गेम खेलेगा
वो एक तो इंग्लैंड को बचा भी लेगा, और फिर सामने जो रूट और जोनी बेस्टो जब आएंगे ना, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर रिलीज होगा, उनका रिलैक्स होंगे जब बेन स्टोक्स ने एक सिचुएशन सेट की होगी कि बेन स्टोक्स ऐसा प्लेयर है, अगर एकदम से आपके 2 आउट हुए ना, अगर वो आ गया, वो स्लो भी खेल सकता है, वो तेज भी खेल सकता है, लेकिन उसकी खासियत ये है कि जब वो आता है तो वो स्लो ही खेलता है, वो आते साथ बल्ला नहीं घुमाता, तो वो आके अगर आपकी विकेट को रोक ले, क्योंकि जो रूट जोनी बेस्टो से नहीं हो रहा, वो नहीं कर पा रहे। हालांकि 100वां टेस्ट मैच है जोनी बेस्टो का, उन्होंने कहा था कि इस टेस्ट मैच में वो पूरी जान लगा देंगे, बड़ी जान लगाई है, नजर आ गई आपकी जान जो आपने आज लगाई है। अलबत्ता मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इनका जो फेलियर है ना वो यही है, और पूरे इन्होंने 500 के 500 टेस्ट मैचेस के अंदर इन्होंने बैटिंग ऑर्डर में एक चेंज नहीं किया, बैटिंग के अंदर एक चेंज नहीं किया, इन्होंने पूरे 500 टेस्ट मैचेस में सिर्फ और सिर्फ ना अपने बॉलर्स को चेंज किया, बैटर्स को चेंज नहीं किया, और वो इनके ऊपर उल्टी पड़ गई, वो इंडिया यंग टीम के साथ चेंजेस करके कामयाब हो गया। अब इसी के साथ इसी सवाल को उल्टा कर लें, इस सीरीज के अंदर रोहित शर्मा की जो टीम है, उन्होंने ऐसी क्या चीज अच्छी की है जिससे उनको इतनी कामयाबी मिल रही है? रिजवान भाई देखिए, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज है ना वो है कि अपनी टीम की स्ट्रेंथ का पता होना ना वो बड़ा जरूरी है। रोहित को अपनी टीम की स्ट्रेंथ का पता है, और उनको अपनी टीम की सही तरह देना स्ट्रेंथ का मुझे लगता है कि आइडिया नहीं हो रहा। जो आपने अभी बात की ना रीशफलिंग वाली, ऊपर नीचे, ये करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशनल हैंडलिंग, जो है ना वो इसको ही कहते हैं कि आपने अपने आप को कभी ऊपर भी ले जाते हैं कभी नीचे। आपने एक और बात की कि बेन स्टोक्स जो है ना वो मतलब फास्ट भी खेल सकता है स्लो भी। मेरे ख्याल में ना ज्यादातर दुनिया जो है वो स्लो खेलना आसान है, रोकना तो आसान है। जिसके पास नेचुरल एबिलिटी है ना तेज खेलने की, बड़ी शॉट्स लगाने की, उसकी वैल्यू और उसकी कदर भी ज्यादा है। अब बेन स्टोक नेचुरली जो है ना वो हार्ड हिटर है, लेकिन वो मतलब टेस्ट का इतना एग्जैक्टली ना उसकी इतनी एवरेज अच्छी है, ना इतनी उसकी इनिंग्स ज्यादा काबिले जिक्र है। अगर होता वो टेस्ट का मतलब उसके अंदर ये चीज भी होती ना तो वो ज्यादा अच्छा था। इसलिए बेन स्टोक जो है ना वो मैं नहीं समझता कि वो समझता कि मैं ऊपर आके उसको लंबा खेलूं, लंबा वो खेल ही नहीं सकता, मेरा तो ये मानना है। दूसरी बात ये कि जब भी ये खेले किसी भी दुनिया के साथ तो इनका कहीं ना कहीं बेसबॉल वाला फार्मूला कामयाब हो गया। वही एक तो कंडीशन, दूसरा आपको दूसरे की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है ना, तीनों एक से बढ़ के एक मंजे हुए एक्सपीरियंस और जादूगर बॉलर है। ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। अगर ये नहीं समझेंगे तो यही होना है। देखें, आप 4-1 से भी हार जाए तो भी आप ना समझें तो फिर तो अल्लाह भी नहीं फिर तो समझा सकता आपको ना। आपके सामने है, आपको रुक के खेलना चाहिए था। ये वो बॉलिंग नहीं है जिसपे आप अटैक करेंगे। ओ भाई, अगले 1-2 चौके खाने के बाद कोई ना कोई नई बॉल डालते हैं और आप उनके काबू में आ जाते हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की है शमीर साहब, आपको क्या लगता है? भाई वली साहब, सिंपल चीज है कि एरोगेंस और कॉन्फिडेंस दोनों के बीच में ना एक बहुत सी फाइन लाइन होती है, जिसको ना इंग्लैंड वाले अक्सर क्रॉस कर जाते हैं। इंडियन टीम की अगर आप स्ट्रेंथ के ऊपर आए ना, तो सबसे बड़ी चीज जो है ना वो ये है कि इंडियन टीम को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है। और दूसरी चीज ये है कि टाइमली डिसीजन मेकिंग है। इंडियन टीम के पास जो डिसीजन मेकिंग की पावर है ना, उनको पता है कि यहाँ पे अगर हम लोग ये डिसीजन लेंगे ना तो ये मैच किस तरफ को रुख ले लेगा, और वो टाइम पे डिसीजन वो ले लेते हैं। यही चीज इंग्लैंड के अंदर हमें नजर नहीं आ रही। इंडिया के अंदर स्ट्रेंथ इस टाइम सिर्फ ये दो चीजें हैं कि उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, और दूसरा उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आप दोनों ने बातें की, और तीसरी एक और मैं एडिशन कर देता इसके अंदर, जो इंडिया की कामयाबी की राज बन रही है, दूसरे तीसरे टेस्ट मैच के अंदर ना इंग्लैंड इंडिया पे हावी होगी हुई थी। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद दूसरे और तीसरे दोनों के अंदर हम खुद यहाँ पे बैठे बोले थे कि इंग्लैंड अब इस पोजीशन के ऊपर आके स्ट्रांग हो गई है। उस पोजीशन से इंडिया को बचाने वाला था, जो आउट ऑफ सिलेबस साबित हुआ है इंग्लैंड के लिए, वो था जायसवाल ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, मेरा ये कहना है कि इस पूरी सीरीज के अंदर ना जो इंडिया का जो यंग गन्स आई है ना सामने, सरफराज हो गए, एक जायसवाल हो गए, फिर जुरेल ने पिछले टेस्ट मैच के अंदर, ये ना आउट ऑफ सिलेबस इंग्लैंड ने इनको ना लाइट लिया। हम मुझे समेत हमने लाइट ले लिया था कि बगैर कोहली, बगैर राहुल, बगैर जिसको कहते हैं एक मैच में तो वो भी अश्विन भी चला गया था, फिर बुमराह भी नहीं था, इंडिया कैसे मुकाबला करेगी। खैर, इंडिया ने बताया वो इंडिया वो पाकिस्तानी टीम नहीं है, वो कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। तो मेरे लिए मैं यही समझता हूँ कि जो जायसवाल इस सीरीज के अंदर हाईएस्ट रन गेटर बना, भाई सवाल आता है ना कि पूरी इस सेंचुरी के अंदर अभी तक कोई प्लेयर क्यों नहीं 692 प्लस रन कर सका, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ सका पूरी सीरीज के अंदर, नहीं तोड़ सका।
जायसवाल ने तोड़ के दिखाया। इसका मतलब है कि इस सीरीज के अंदर उसने बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दिखाई है। लगातार 200 मारना कोई आसान चीज नहीं है। बहुत बड़ी बात है। इंडिया के बल्लेबाजों ने, स्पेशली यंग गन्स ने ना, इंग्लैंड को आउट ऑफ सिलेबस आके ना मधोल के रख दिया, और उनको जहां से उन्होंने मैच में कमबैक करना था वहां से वो ऐसा कमबैक करवा के इंडिया का चले गए कि इंग्लैंड संभल ही नहीं पाया। और बॉलर्स, देखिए बॉलर्स उनके अच्छे हैं ही, सबको पता है, बड़े खतरनाक हैं। तभी तो चौथा मैच फंसा लिया था उन्होंने, 5 आउट। बैटर से उम्मीद नहीं थी, और बैटर से जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है ना, इससे पता चलता है। अच्छा, इसमें ना वलीद भी मैं एक एडिशन करना चाहूंगा कि अभी जिस तरह हम जायसवाल को देख रहे हैं ना, इंडियन टीम की जो एक और ताकत जो हम मिस कर रहे हैं ना, वो ये है कि अपनी ना गलतियों से इंडियन टीम सीखती है। अब जिस तरह जायसवाल इस इनिंग के अंदर आउट हुआ है ना, मुझे 100% यकीन है कि अगली इनिंग के अंदर ना आपको फिर जायसवाल की तरफ से सेंचुरी नजर आ रही है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगली इनिंग्स में जायसवाल फिर ऐसे आउट होगा, क्योंकि वो रुकता नहीं है, उसने मारना होता है, वो मारता है भाई। मैं उसको जान जितना देख लिया ना, वो हर टेस्ट मैच में अपनी गलती से आउट हो रहा है। जितना उसमें टैलेंट है ना, असल में वो टैलेंट है, मैं समझता हूँ वो सही कर रहा है, तो उसकी नेचुरल गेम तो खेल रहा है। नेचुरल देखिए देखिए इस चीज में आपके फेलियर होंगे, लेकिन उसका फेलियर भी उसकी 50 प्लस पे आ रहा है। उसने इतना हैवी स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि लोग उसके 50 करने पे भी उसको कह रहे हैं कि यार नहीं, इसको और चलना चाहिए था। ये खासियत है। अलबत्ता अगर पीएसएल की बात करें तो भाई पीएसएल के अंदर तो हम तो बाहर हो चुके हैं, मतलब कि लाहौर बाहर हो चुका है। कराची इस्लामाबाद का जो आज मैच जीतेगा वो आप समझे कि फेवरेट हो जाएगा प्लेऑफ के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, तो वो टीम तो जाएगी सर कहते हैं प्लेऑफ के अंदर, कराची के अंदर जो चलेंगे। इसी के साथ साथ पाकिस्तान टीम के जो न्यू हेड कोचेस आ रहे हैं, शेन वैटसन, डैरन सैमी टीम डायरेक्टर, ये जिसको कहते हैं ना, इनके ऊपर गौर किया जा रहा है, फुल फोकस इनके ऊपर रखा हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने पहले ही कहा था कि मुझे फौरन चाहिए, और फौरन ही चलेंगे। यहाँ पे अगर वैसे आ जाए तो फिर आपको पता है पॉलिटिक्स आ जाती है टीम के अंदर, तो फौरन होता है। और शेन वैटसन कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम की परफॉर्मेंस चल रही है, उससे पता चल रहा है कि वो एक तो मॉडर्न क्रिकेट भी जानते हैं और टीम का ख्याल भी रखते हैं। तो डैरन सैमी तो चैंपियन है भाई, लगातार दो वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, वेस्ट इंडीज को जितवाया हुआ, तो उसको पता है कि ट्रॉफी टीम को कैसे लेके चलना है, कैप्टन को कैसे एक लीडर बनाना है। डैरन सैमी इस चीज को जानते हैं। तो रिजवान भी आपका क्या ख्याल है इन दोनों के ऊपर? बहुत अच्छा फैसला है। देखिए ये वो दोनों प्लेयर हैं जो कि अपनी टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो है ना वो रखते थे, और शेन वैटसन है तो हमारा वैसे ही वो हमारी रग रग से वाकिफ है। तो अगर वो रग रग से वाकिफ है, इसका मतलब है कि वो हमारी स्ट्रेंथ से वाकिफ है, और इसका मतलब है वो लड़ाना जानता है। जो लड़ाना जानता है ना, और जिसको पोटेंशियल का पता है, वो ही कुछ परफॉर्म, वही कुछ आपको करके दिखा सकता है। तो शेन वॉटसन वाला फैसला बहुत अच्छा है। जहां तक डैरन सेमी की बात की जाए, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। डैरन सेमी इतना एक फ्रेंडली और फ्रैंकली माहौल में लोगों को उनके साथ घुल मिल जाता है और काम करता है ना, कि वो हल्के फुल्के से भी जो है ना वो अच्छा काम लेने की अहलियत और सलाहियत रखता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है। उम्मीद है, एक तो जो मोहसिन नकवी साहब की एडिशन है और जो उनकी कल मीटिंग हुई है ना, मैं उस परसों मैं उसको जितना भी दाद दूं, उनका जितना भी मतलब इसको अप्रिशिएट करूं ना, वो कम है। अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम आपको थोड़ा सा बेहतर करते हुए नजर आएगी। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि यार जिस तरह मोहसिन नकवी साहब की एडिशन के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि जो मुझे लगता है ना कि आपको पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जो अच्छे चेंजेस है ना वो नजर आएंगे, और ये जो पॉलिटिक्स थी ना क्रिकेट की जो सी फेडरेशन के अंदर थी, वो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं वो खत्म होगी। बात रही जहां तक डैरन सैमी की, तो डैरन सैमी को जिस तरह हमने पहले भी देखा कि जब वो टीम में भी हुआ करते थे तो एक काफी फ्रेंडली माहौल रखते थे। उनके जितने भी आप देख ले, उनकी इंटरेक्शन भी देखें तो वो उसके अंदर भी एक क्या कहते हैं जरा फन माहौल रखते हैं, दूसरों को अपने साथ इजी रखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वो आते हैं इस पोजीशन के ऊपर तो काफी अच्छा एक माहौल होगा, टीम का भी ओवरऑल फ्रेंडली बिहेवियर होगा, और वो जो एक पॉलिटिक्स है ना वो मेरे हिसाब से फाइनली कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी एडिशन है दोनों की। अच्छा, लेट्स सी, देखते हैं ये कैसे साबित होंगे। आई होप कि दोनों के दोनों अच्छे साबित हो जाएं, और चेयरमैन साहब स्टेडियम भी हमारे अच्छे कर दे, उन्होंने फैसला तो किया है। लेट्स सी, देखते हैं भाई। कराची के इसको जिसको कहते हैं 2 आउट हो चुके हैं 43 के ऊपर। जब तक ये अपलोड होगी तब तक देखते हैं क्या क्या फैसला हुआ होगा। इंशाल्लाह मैच के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी पीएसएल के इस मैच के बाद। मैं तो आज जिसको कहते हैं ना इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कौन सी टीम जीतेगी।